वीडियो में हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। कैपेसिटेंस ये कितना होता है, और कैपेसिटेंस पता करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके लिए हमें पता करना होगा। दो टॉपिक्स हैं, पहले तो हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उससे आगे हम पता करेंगे कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसके लिए देखिए कुछ डायमेंशंस यहां पर लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये ए है हमने माना, और सिमिलरली इसका भी जो एरिया होगा वो ए ही होगा। जब इसे बैटरी के साथ जोड़ा गया तो जो चार्ज आया इस पॉजिटिव वाले साइड पे, दैट मीन इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उसका मैग्नीट्यूड है Q, तो इसे पॉजिटिव Q लिखेंगे हम। और इस प्लेट में भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, जबकि ये इस वाले फेस में आएगा, पीछे वाले फेस में नहीं, अंदर वाले फेस में, इस वाले फेस में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अंदर वाले फेस में रहेगा, इधर पीछे वाले फेस में नहीं रहेगा। तो ये जो चार्ज है यहां भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, इसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। और भी कुछ डायमेंशंस यहां पर लिख लेते हैं, जैसे कि यहां पर इसका जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। तो ये जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच का वो D है, और हमने जिस बैटरी के साथ जोड़ा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो जब इसे जोड़ेंगे इस बैटरी के साथ तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेट का और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा। तो यहां ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दोनों प्लेट्स के बीच V ही होगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस रीजन में इन सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया, अगर ये पता चल जाता है, तो इन डेटा से हम बड़े आसानी से कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता होगा जो कि फंक्शन होगा Q और A का, किसी तरह से Q और A का फंक्शन होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। और इस E के साथ D और V का एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये जो सेपरेशन होगा दो प्लेट्स के बीच का, इनके बीच हम रिलेशन पता कर सकते हैं। तो यहां इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम ये V भी पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं V के साथ हमने Q को कर दिया इंटर रिलेट, और हमें पता है यहां पर कैपेसिटेंस होगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम कैपेसिटेंस पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट में, चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे। हम कैसे पता करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे गाउस थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही चार्ज सारे प्रोवाइड किया जाता है तो वो चार्जेस जो है इंटरनल फेसेस पे रिसाइड करेगा। नेगेटिव चार्ज इस फेस में, पॉजिटिव चार्ज इस फेस में, जबकि पीछे वाले फेसेस में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण होगा। पॉजिटिव चार्जेस जो है ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्जेस भी वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे पॉजिटिव चार्ज पीछे वाला फेस से इस फेस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस जो है इस फेस से इस फेस में आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ये चीज उतना क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है, और जो तरीका है उससे भी आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा होता है, बट इन रियलिटी ऐसा होता है। किसी दिन हम जो एनसीईआरटी का अप्रोच है उस पर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो पे। फिलहाल तो यहां पर ये समझ लें कि चार्जेस जो है वो इंटरनल फेसेस पे रहता है, और इंटरनल फेसेस पे रहता है। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं और गाउस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो एनसीईआरटी का इक्वेशन 33 है चैप्टर नंबर 1 का, वो यहां पर पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा। उसे अप्लाई करने के लिए और भी बहुत सारे चीजें हैं जिस पे हमें बात करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो पे नहीं बल्कि किसी और वीडियो पे एनसीईआरटी के अप्रोच के बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल यहां पर हम अभी यूज करने वाले हैं गाउस थ्योरम। कैसे यूज करेंगे, तो एक गाउसियन सरफेस हमें यहां पर ड्रॉ करना होगा। चार्ज फिर से मैं बता दूं इंटरनल सरफेसेस पे है। हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, तो किसी तरह से एक गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो गाउसियन सरफेस हम यहां पर कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे ताकि उसका जो एक फेस है उस एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पार हो, ताकि चीजें आसान हो। तो यहां पर इसका एक साइड, यहां पर इसका गाउसियन सरफेस का दूसरा एंड, हमने एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसीडर किया, कुछ ऐसा। ये सिलेंडर जो है ये इस
प्लेट को जो क्रॉस कर रहा है वो यहां पर कर रहा है, इस जगह पे वो प्लेट को कर रहा है क्रॉस। तो इस रीजन पे सिर्फ इतना सा प्लेट का रीजन जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। चूंकि चार्जेस सारे इंटरनल फेस पे रिसाइड कर रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, दूसरे प्लेट पे नॉर्मली वो इनवर्ड होगा। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन सरफेसेस को, कर्व्ड सरफेसेस को क्रॉस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस को क्रॉस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूंकि चार्जेस इस फेस में है, तो इस कंडक्टर को, चूंकि ये कंडक्टर है, इसका कुछ थिकनेस भी है, तो इसके बॉडी को पेनेट्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ नहीं जाएगा। पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी बन सकता था जब चार्ज पीछे के फेस में रहे, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, चार्ज पीछे के फेस में नहीं रहता है। तो यहां से कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस है जिसे कि ये क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, वो सरफेस है ये वाला सरफेस। अब क्या है, हमने ये मान लिया कि ये जो एरिया है ये है स्मॉल लेटर ए। चार्ज हमने इस प्लेट में दिया था इतना, और प्लेट का जो एरिया था ए था। तो यहां से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर सकते हैं, इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा होगा तो हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज जो कि प्रोवाइड किया गया इस प्लेट में डिवाइडेड बाय उस प्लेट का एरिया, क्योंकि चार्ज इस फेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये जो छोटा सा एरिया है जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसमें कितना चार्ज रहेगा? फिर इसका एरिया ऑब्वियस सी बात है इसके एरिया के बराबर होगा। ये एक सिलेंडर है तो सेम एरिया है, हमें पता है कि चार्ज कंटेंट यहां पर जो होगा वो चार्ज कंटेंट होगा एरिया, ये जो छोटा सा एरिया है इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है, इनटू चार्ज डेंसिटी। सो हम यहां से कह सकते हैं ये होगा चार्ज कंटेंट होगा क्यू ए स्मॉल लेटर ए डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर ए। तो ये हो गया यहां का चार्ज कंटेंट। हमें पता है गाउसियस थ्योरम से हम कह सकते हैं ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स, चलिए फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज कंटेंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम एप्सिलॉन नॉट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये जो रीजन है ये रीजन जो है इसमें एयर है या कह सकते हैं वैक्यूम है, दैट मीन फ्री स्पेस मान रहे हैं इस रीजन को। वैसे अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक रहेगा यहां पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या किसी भी तरह कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए अंदर डाई इलेक्ट्रिक डाला जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कैसा मटेरियल है? जो कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। तो जब उसे डाला जाता है तब आप यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं मान सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर नहीं होगा, उसका अपना ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी रहता है। तो इसमें हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यहां पर अब होगा क्या? ये होगा चार्ज कंटेंट डिवाइडेड बाय जो भी इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो चलिए फ्री स्पेस है तो हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मानेंगे। आगे चल के यहां पर हम कुछ दूसरा टर्म इंसर्ट करेंगे जब इस रीजन में रहेगा डाई इलेक्ट्रिक, किसी भी तरह का डाई इलेक्ट्रिक। तो ये चार्ज कंटेंट जो कि है क्यू ए डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर ए और होल डिवाइडेड बाय, ये तो चार्ज हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का। तो यहां से हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर सकते हैं। कैसे? हमने मान लिया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका मैग्नीट्यूड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि इस सरफेस पे नॉर्मल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा ये बराबर होगा, चूंकि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉटेड विद एरिया वेक्टर। तो यहां इस सरफेस को अगर एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करें जिसका कि सरफेस एरिया स्मॉल लेटर ए है, तो हम कहेंगे वो है स्मॉल लेटर ए एज वेक्टर। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स। यहां पर देखें हर पॉइंट में यहां कहीं भी देखें आप पाएंगे कि जो भी एलिमेंट बन रहा है एरिया एलिमेंट, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम इसका इवेल्युएट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सीधे बराबर हो जाएगा E इंटू ए के,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ये अगर छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स माना जाता है। तो यहां पर इसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब चूंकि ये भी फ्लक्स बता रहा है, ये भी फ्लक्स बता रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके बराबर होगा। तो हम अगर यहां से अब इक्वेट कर देते हैं तो हम कहेंगे ई ए ये बराबर हो जाएगा क्यू ए डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं ये ए और ए कैंसिल कर दे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान दें कि अगर अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक रहता है जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मैं यहां आपको बता दूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम कैपेसिटेंस के चैप्टर में कहते हैं दैट इज सेम एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो इसे हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जो शुरुआती चैप्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो उन सारे चैप्टर्स में हमने उस टर्म को रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से डिनोट किया था। यहां पर इसे हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस केस में देखिए चूंकि एप्सिलॉन नॉट के जगह जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर कोई दूसरा मीडियम रहता है तो उसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिनोट करने के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस चैप्टर में इसे हम एप्सिलॉन सब आर के जगह इसे हम के कहेंगे, तो ये के यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यहां पर ये अपीयर करेगा। अभी फिलहाल इसे हम छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी यहां पर के डिनोमिनेटर में अपीयर करेगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं थोड़ा अलग जगह पे लिख देता हूं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये स्पेशल केस है जब यहां पर एयर नहीं रहेगा बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक से ये भरा हुआ रहेगा। तो हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से ही ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट कितना दूर है इस प्लेट से उस पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉइंट यहां पर हो या फिर यहां पर हो या फिर यहां पर हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन हमने देख लिया, डायरेक्शन इस प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड्स और इस प्लेट में नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो एज होल हम कह सकते हैं चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हमें पता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये यहां अगर इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता है तो हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इनटू इन दो पॉइंट्स के बीच जो सेपरेशन है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ ही है इसीलिए हम कहेंगे E इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो ये सेपरेशन D है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता, इंक्लाइंड होता, तो हम कहते हैं E डॉट D होता है। ये D अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह हम ट्रीट करते हैं तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी तो वो हो जाता E डॉट D। लेकिन यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और D अगर इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करें इस डिस्प्लेसमेंट को या कहें सेपरेशन को, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो जब डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा E और D का तो हमें यही मिलने वाला है, दोनों में का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट्स के बीच वो है E इंटू D। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए E के लिए Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे D को, तो D को यहां रख दे। तो हम यहां से अब पता लगा लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच कितना होगा। अब अगर कैपेसिटेंस आपको पता लगाना है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का ये होता है जितना चार्ज उसके किसी एक प्लेट में है
तो अगर बात किया जाए कि कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो अगर एज होल हम कंसीडर करते हैं तो कैपेसिटर में 0 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर नेगेटिव क्यू, टोटल देखे 0 है। लेकिन फिर भी जब कहा जाता है कैपेसिटर कितने चार्ज से चार्ज अप है, तो ये कहा जाता है ये क्यू चार्ज से चार्ज अप है। तो जो चार्ज कैपेसिटर के एक प्लेट में है डिवाइडेड बाय जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच। देखिए, इस पर डिटेल्स में हमने बात किया था पिछले वीडियो में, जहां हमने कैपेसिटर के बेसिक्स के बारे में बात किया था कि ऐसा क्यों माना जाता है, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो इस वीडियो में मैं फिर से इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको क्लियर करना है तो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया कैपेसिटेंस Q डिवाइडेड बाय V। अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना है, Q, ये वाला Q डिवाइडेड बाय V की जगह आप ये पुट कर ले। सो Q D इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप इवेल्युएट करें, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा कैपेसिटेंस के तौर पे A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो अगर ये सवाल उठे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये न्यूमरेटर में है, ये अगर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो बढ़ेगा। तो एरिया जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। और डी देखे डिनोमिनेटर में है, तो डी दैट मीन सेपरेशन दो प्लेट्स के बीच, ये जितना बढ़ेगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन उतना घटेगा। तो सेपरेशन आप अगर बढ़ाते हैं, ज्यादा दूर रखते हैं प्लेट्स को, तो कैपेसिटेंस कम होगा। अगर सेपरेशन आप कम करते हैं, बहुत बहुत क्लोज ले आते हैं, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से इन दो फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और एक फैक्टर है जिसपे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि यहां अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक रहता है तो उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहां पर देखा था कि यहां हम एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। क्यों करना होगा? क्योंकि उसका उस मीडियम का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक भरते हैं तो यहां तो फ्री स्पेस या एयर नहीं रहा, बल्कि एक दूसरा ही मीडियम आ गया। उसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ उसका रिलेटिव परमिटिविटी को, जिसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाएगा उसका, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये के आ जाएगा। उसी तरह से ये के यहां भी अपीयर करेगा, वही के यहां पर आएगा जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम का, या फिर कहे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का। तो अब यहां पर आ गया वो, सिमिलरली वो यहां पर आ जाएगा और अल्टीमेटली वो यहां पर दिखेगा आपको। तो ये के दैट मीन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाई इलेक्ट्रिक का जितना ज्यादा होगा, दैट मीन रिलेटिव परमिटिविटी उसका जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। इस पे हम एक वीडियो पे डिटेल्स पे बात करेंगे हम सभी, तो उस पे अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए काफी और ज्यादा टाइम चाहिए होगा कि एग्जैक्टली एक डाई इलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर के अंदर करता क्या है जिसके कारण कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और सेपरेशन पे डिपेंड करता है।